नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर। और मैं हूं रोहित कुमार। बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आपने पहले नर जनन अंग के बारे में पढ़ा और उसके बाद दूसरी क्लास में आपने मादा जनन अंग के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद युग्मक जनन के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे। युग देखिए, युग्मक जनन होता क्या है कि प्रत्येक नर और मादा अपने अपने युग्मक युग्मक जो है वो उत्सर्जित करते हैं। उसी और नर और मादा के युग्मकों के मिलने से ही युग्मनज की क्रिया या युग्मक जनन कहलाती है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि जो नर है वो नर युग्मकों को उत्सर्जित करता है और जो मादा होती है वो अपने मादा युग्मकों को उत्सर्जित करती है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि नर जो है वो शुक्राणुओं को उत्सर्जित करता है, यानी नर के युग्मक जो होंगे वो शुक्राणु होंगे और मादा जो युग्मक होंगे वो अंडाणु होंगे। अब हम पहले इसको पढ़ेंगे, यानी नर युग्मक जनन के बारे में, यानी शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कह सकते हैं आप। शुक्र जनन के बारे में पढ़ेंगे आप। देखिए, पुरुषों में युग्मक शुक्राणु इसके रूप में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि जो नर है वो युग्मक शुक्राणु को उत्पन्न करता है और ये जो उत्पन्न होने की अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था के समय ही ये शुरू हो जाते हैं। कब शुरू हो जाते हैं? किशोरावस्था के समय ही शुरू हो जाते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणु जनन शुक्राणु जनन समसूत्री शुक्राणु जनन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? ये संख्या में ही वृद्धि करते हैं, यानी कोई शुक्राणु जनन बना और वो समसूत्री विभाजन के द्वारा बटा, यानी शुक्राणु जनन द्विगुणित होता है। ये कैसा होता है? द्विगुणित होता है और उसमें क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? वो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। शुक्राणु कोशिका का प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो समान अगुणित होता है ये, और गुणित होता हमने बताया 2n। क्या होता है? अगुणित होता है सिंगल युग्मक और 2n होता है डबल युग्मक, यानी गुणित। अगुणित कोशिकाओं की संरचना करते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र होंगे? वो होंगे आपके कितने होंगे? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी, क्योंकि विभाजन के बाद वो डबल जोड़ी गिने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर समझाया गया है, आप इसको समझिए। यानी जब किशोरावस्था शुरू होती है तो उसमें क्या शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसका प्रथम बार विभाजन होने पर ये दो अलग अलग कोशिकाओं को बनाता है। और फिर इसका क्या हो जाता है? यहाँ पर क्या हो जाता है? ये दो जो कोशिकाएं बनी हैं इनका क्या हो जाता है? इनका समसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या करती हैं?
यानी एक बार तो यहाँ पे हो गया समसूत्री विभाजन फर्स्ट बार, तो 2 कोशिकाओं का निर्माण किया। दूसरी बार फिर विभाजन हो गया, तो उसने कितनी कोशिकाओं को बनाया? 1 2 3 4। अब यहाँ ये जैसे ही 4 कोशिकाओं में बटा, तो फिर इसने कितने शुक्राणुओं को बनाया? 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी व्यक्ति में जब किशोरावस्था या यौवन अवस्था जब प्रारंभ होती है, तो उसमें शुक्राणुजन बनता है, जो कि प्रथम कोशिका विभाजन के द्वारा दो बनाएगा। फिर अर्धसूत्री के विभाजन, और अर्धसूत्री कितने बार होता है? 2 बार। यानी कहने का मतलब ये है कि अर्धसूत्री 2 बार विभाजन होता है, इसके बाद ही ये क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। यहां तक समझ में आया? आप आगे पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यह एक, जैसे कि देखिए, यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो एक शीर्ष में बटी होती है। ये देखिए, एक शीर्ष में, ग्रीवा यानी गर्दन में, इसका मध्य भाग, और किस में बटी होती है? पूंछ में बटी होती है। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी बॉडी को ढके रहती है। यानी इसकी जो संरचना है, इसको क्या ढकी रहती है? प्लाज्मा जो झिल्ली है वो इसको ढके रहती है। अब हम शीर्ष की बात करेंगे। यह एक शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है। ये अगुणित केंद्रक, यानी जैसे एन लिखा, ये क्या होता है? अगुणित केंद्रक होता है, जो निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करने में सहायता करता है। देखिए, जब ये निषेचन होता है, तो ये अंडाणु जो होता है एग, इसकी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और बहुत से शुक्राणु गति करते हैं निषेचन करने के लिए। जैसे ये बताया गया है, इसमें एक झिल्ली जो होती है, अंडाणु की झिल्ली को निषेचित के समय अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करने की सहायता करता है। यानी जो इसकी गर्दन है वो इसमें जाएगी, जाने के बाद ही ये ओवा में पहुंचने पर ही ये जो मेम्ब्रेन है इसको नष्ट करने की ताकत होती है। किसमें? उसके हेड में, सिर में। अगर कोई ये कहे कि जैसे कि शीर्ष में ऐसी क्या जो इसकी एग की जो मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसको नष्ट करने का कौन करता है कार्य? वो शीर्ष करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ग्रीवा के बारे में। यह भाग थोड़ा छोटा होता है। ये देखिए, ये ग्रीवा का भाग है। ये तो सिर पढ़ चुके हैं, अब हम ग्रीवा के बारे में पढ़ेंगे। यह भाग थोड़ा छोटा होता है, जिसमें 2 तारक केंद्रक होते हैं। तारक केंद्र शुक्राणु के अक्षीय सूत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अक्षीय सूत्र का निर्माण करते हैं। अब पढ़ेंगे हम मध्य भाग को। यह शुक्राणु का मध्य भाग ऊर्जा घर कहलाता है। ऊर्जा घर इसलिए कहता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और एक नहीं पाया जाता, इसमें अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते, इसलिए मध्य भाग। अब कोई कहे शुक्राणुओं का मध्य भाग क्या कहलाता, तो आप कह सकते हैं शुक्राणुओं का मध्य भाग ऊर्जा घर कैसा कहलाता है। क्यों कहलाता है? कि उसमें अनेकों माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। तो आपसे ये भी पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के किस भाग में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे मध्य भाग में पाए जाते हैं। तो मध्य भाग में क्या है? इसे ऊर्जा का घर भी कहते हैं, जिसमें 9+2 व्यवस्था में सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं। ये देखिए, नलिकाएं बनी हैं, वो कितनी होंगी? 9+2 अवस्था में होती हैं, जो अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूंछ के बारे में। ये टेल, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेल। असंख्य माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, जो पूंछ को गति प्रदान करती हैं। जो क्या करती हैं? पूंछ को गति प्रदान करती हैं,
जिससे शुक्राणु को निषेचन के लिए गति प्रदान हो सके। यानी जब वो गति करता हुआ एग की तरफ जाएगा तो उसे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा आपको मिलती है। यानी पूंछ को एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका मतलब क्या है? ये गति प्रदान करता चलता हुआ कहां जाएगा? ओवा में जाता है। अब इसमें देखिए, एक नर युग्मक लगभग में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। यानी एक बार 20 से 30 करोड़ शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। अब पढ़ेंगे हम किसको? मादा युग्मक के बारे। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो फीमेल होती है वो अपने युग्मकों को उत्सर्जित करती है, और वो युग्मक क्या होते हैं? उनके एग्स होते हैं, यानी अंडाणु होते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे अंडाणु के बारे में, देखिए इनके बारे में, ये कैसे बनते हैं, इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि ये बनते बनते कैसे हैं, फिर इसकी संरचना। क्योंकि यूपी बोर्ड में कभी कभी शुक्राणुओं की संरचना के बारे में पूछ लिया जाता है, अंडाणु की संरचना के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसकी संरचना भी याद करनी है और ये बनते कैसे हैं इसको भी देखना है। देखिए, मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। यानी जो मादा के अंडाणु बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडाणु के बनने की क्रिया को अंडो जनन कहते हैं। और जो शुक्राणु से अलग होते हैं, अंड जनन की शुरुआत जो होती है भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान होती है। इनकी शुरुआत कैसी होती है? भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान होती है, जिसमें कई मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंड जननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर निर्मित होते हैं। यानी कहने का मतलब है कई मिलियन जो है कोशिकाएं जो होती हैं वो अंड जननी के प्रत्येक भ्रूण अंडाशय के अंदर निर्मित यानी बनते हैं। अब क्या होगा जब ये अंदर अंडाशय के अंदर बनेंगे? जैसे समझिए, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज एक अवस्था है जिसे हम प्रोफेज 1 कहते हैं के तौर पर अवरुद्ध रहती हैं। और ये जब किशोरावस्था या यौवन अवस्था के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुट्टिक ही शेष बचते हैं। अब हम ये सोचेंगे, देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं। ये प्रोफेज अवस्था होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए यहाँ पर किशोरावस्था या यौवन अवस्था प्रारंभ हो जाती है, और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। ये अभी यहाँ पर ये क्या बना? एक अंडाणु बना, जो क्या है? प्रोफेज 1 अवस्था है। इसके बाद प्राथमिक, अब यहाँ से इसका जो फर्स्ट एग बना, क्या बना? पहला अंडक बना। अब यही अंडक क्या करेगा? फर्स्ट बार अर्धसूत्री विभाजन करता है। विभाजन के ऋतुवर पर क्या बनाएगा? एक अंडाणु बनाएगा। और ये अंडाणु किसमें? एक तो ध्रुवीय पिंडक बनाता है। क्या बनाता है? ध्रुवीय पिंडक। और एक बनाता है द्वितीयक अंडाणु। क्या बनाएगा? द्वितीयक अंडाणु बनाता है। फिर यहाँ द्वितीयक क्या बनाएगा? ये प्रथम है, और ये सॉरी प्रथम अंडाणु होगा। ये क्या होगा? अंडक कह लो या अंडाणु, एक ही बात है। प्रथम अंडक बनाएगा, जो एक ध्रुवीय पिंड बनाएगा। ये इसका फिर विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बनाएगा, और ये द्वितीयक क्या बनाएगा? अंडाणु बनाएगा। अब इसे पोषण जो कहां से मिलेगा? इसे प्रथम से द्वितीयक को पोषण प्रदान होता है। ये है कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया जो कि ह्यूमन
बॉडी के अंदर होती है। जैसे कि समझिए, पहले यौवन अवस्था प्रारंभ होगी जिसमें अंडाणु बनना शुरू होंगे, और ये प्रथम अंडक है। ये देखिए क्या बना, ये प्रथम जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे फिर एक एग बना। ये दोबारा विभाजन हुआ जिससे क्या बना, एक प्रथम ध्रुवीय पिंडक बना और एक अंडक बना। फिर यहाँ से विभाजन हुआ जिसमें द्वितीय पिंडक बना और द्वितीय अंडाणु बना। और यहाँ पर वो सूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23 होगी। ये समझ में आ गया? ना आए समझ में तो हमें कमेंट करके बताइए, तो हम दोबारा से समझाएंगे इसको। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसकी, अंडाणु की संरचना के बारे में। देखिए ये अंडाणु की पूरी संरचना है, हमने बना दी है और इसको आपको समझाने का प्रयास करें। तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आधार में वृद्धि होती है। तृतीय पिंडक देखिए, ये है तृतीय पुटक, तृतीय पुटक, और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, पूरा होता है। क्या होता है? पहला अर्धसूत्री विभाजन। यहां भी समझ सकते हैं, पहला प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। यह एक असमान विभाजन होता है। देखिए यहाँ पे एक क्या है, जब पहली बार जब ये विभाजन हुआ तो प्रथम ध्रुवीय पिंडक बना, और इधर क्या बना, एक प्रथम अंडाणु बना। तो ये समान है? ये समान तो है नहीं। तो ये विभाजन जो हुआ, लिख सकते हैं समसूत्री विभाजन असमान होता है। क्या होता है? क्योंकि असमान, जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा था, उसमें दोनों तरफ क्या बने थे, शुक्राणु बने थे। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, एक प्रथम ध्रुवीय पिंडक बन रहा है और एक अंडाणु बन रहा है। जैसे कि यहाँ बताया गया विभाजन होता है, यह असमान विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप बृहद अगुणित द्वितीयक अंडक एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंडक बनता है। जैसे कि बताया गया, प्रथम पिंडक बनता है और अंडक बनता है। ठीक है, की संरचना होती है। द्वितीय अंडक प्रथम अंडक से, यानी यहाँ ये यहाँ पर द्वितीय अंडक ही कहेंगे, द्वितीय अंडक से ही प्रथम, ये से कहेंगे प्रथम। ठीक है, तो यहां कहता है कि अगुणित द्वितीय अंडक एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंडक की संरचना होती है। द्वितीय अंडक प्रथम अंडक से पोषण से भरपूर कोशिका द्रव्य की मात्रा को संचित करता है। यानी कहने का मतलब है कि इसे जो पोषण देगा, किसे, प्रथम अंडक को, वो कहां से मिलेगा, द्वितीय अंडक से मिलेगा। इसकी संरचना देखिए, रुधिर वाहिनियां हैं। ठीक है, प्रथम पुटक, तृतीय पुटक, ग्राफी पुटक, और जो निश्चित होता है इसके बाद ये क्या बनने निकलेगा, अंडाणु इसकी कोशिका को फाड़कर। आगे देखिए, द्वितीय पिटक जल्दी ही एक तृतीय पिटक में बदल जाता है। यानी जो द्वितीय पिटक है वो किस में बदल रहा, ये जो है वो तृतीय पिटक में बदल जाता है। प्रथम से सीधा तृतीय पिटक में बदल जाता है। द्वितीय पिटक बदल जाता है। तृतीय पिटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार के वृद्धि होती है। यानी जो प्राथमिक अंडक है उसके आकार में वृद्धि होती है। किसमें? इसमें, इसके आकार में क्या होगी, वृद्धि होती है। इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है जो एक समान विभाजन है। पहला जो विभाजन है, जो प्राथमिक विभाजन है, जो कैसा है, वो समान है। कैसा विभाजन है, वो समान विभाजन, यानी यहाँ लिखा है समान विभाजित होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित द्वितीय अंडक एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंडक की रचना होती है। देखिए यहाँ पर तो समान होता है,
कैसा होता है, समान विभाजित होता है, लेकिन इसके बाद जो ये अंडाणु है वो समान नहीं होता। क्यों, ये अंडाणु बनेगा एक ये ध्रुवीय है, क्या बनाता है, एक प्रथम ध्रुवीय पिंडक की रचना होती है। द्वितीय अंडक प्रथम अंडक से पोषण से भरपूर कोशिका द्रव्य की मात्रा को संचित रखती है, यानी ये जो है इसे भोजन देने का कार्य करती है। आगे देखिए, तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक में परिवर्तित हो जाता है। अंडक के चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण होता है। इसके चारों ओर क्या है, ये झिल्ली बनी हुई है, एक झिल्ली का निर्माण होता है। जब ग्राफी फटकर द्वितीय को मोचित करता है, फटकर यानी ये झिल्ली को फाड़कर अंडाणु को मोचित करता है। अंडाणु को ये झिल्ली को फाड़कर क्या मोचित करता है, अंडाणु को मोचित करता है। ये मोचित अंडाणु, या आप अंडक कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताएं हमें। संरचना को आपने समझा कि अंडाणु ये कैसे बने। ये देखिए यहाँ पर पहले तो समान विभाजन होता है, अर्धसूत्री, दोबारा जो होता है वो समान नहीं होता, क्योंकि एक तरफ प्रथम ध्रुवीय पिंड बनाता है, दूसरी तरफ क्या बनाता है, द्वितीय अंडक बनाता है। फिर उसका दोबारा विभाजन होता है तो क्या बनाता है, द्वितीय पिंडक बनाता है और प्रथम अंडाणु बनता है, और ये इसको भोजन या एनर्जी देने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद आप रजोधर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रजोस्राव या रजोधर्म कह सकते हैं, मानसिक धर्म को पढ़ेंगे हम। देखिए, ये जो है मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ रजोस्राव प्रारंभ होता है। ये जो है प्रारंभ हो जाता है जो जनन काल की समाप्ति के बाद रुक जाता है, यानी जब अंडाणु और शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ये जो है रुक जाता है। जैसे कि यहाँ समझिए आप, मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ रजोस्राव प्रारंभ हो जाता है, जो जनन काल की समाप्ति के बाद रुक जाता है। मादा जनन काल जो है वो कब प्रारंभ होता है, उसकी रजोस्राव या आप कह सकते हैं मानसिक धर्म, या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मानसिक धर्म भी इसी को कहते हैं, ठीक है। मानसिक धर्म कब प्रारंभ हो जाता है, महिलाओं में 12 से 13 वर्ष की अवस्था में ये प्रारंभ हो जाता है, जो कब तक चलता है, जो चलता है 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है, और ये प्रति माह एक अंडे का उत्सर्जन होता है। महिलाओं में प्रति माह एक अंडे का उत्सर्जन होता है। निषेचन न होने की स्थिति में ये क्या होता है, गर्भाशय की दीवार पर क्या करेगा, अंडाशय की दीवार पर दीवार में चक्रीय परिवर्तन करता है, यानी वहां परिवर्तन होता है, और इस चक्र में मानसिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जब ये अंडा निषेचित नहीं होगा तो वो गर्भाशय की दीवार में चक्र के द्वारा घूमता रहता है और उसमें कुछ परिवर्तन करता है, जिसे हम कहते हैं मानसिक चक्र कहते हैं। सामान्य रूप से 28 दिनों में पूरा होता है। ये कितने दिनों में पूरा होता है, 28 दिनों में पूरा होता है। इसके बाद रुधिर का स्राव शुरू होता है, जिसे अनिषेचित जो अंडा है या अनिषेचित अंड है जो है, अंड क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट हो चुका अंडा भी योनि के द्वारा बाहर आ जाता है। इसे ही मानसिक चक्र कहते हैं।
ये सामान्य से कितने दिनों तक चलता है? 4 से 5 दिनों तक चलता है। यानी कहने का मतलब है जो अंडा बनेगा वो अगर निषेचित नहीं होगा तो वो वहां पर गर्भाशय की दीवारों में चक्र करता है, जिसे मानसिक चक्र कहते हैं, और फिर वो नष्ट हो चुका अंडा ही योनि के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। जब वो बाहर होता है तो ये 4-5 दिनों तक चलता है, यानी रुधिर का स्राव 4-5 दिनों तक चलता है। इसमें 2 हार्मोन्स होते हैं, FSH और LH, जो पीयूष ग्रंथि के कहां से निकलते हैं? अग्रभाग से निकलते हैं। FH क्या? वृद्धिशील पुट्टिकाओं को अधिक वृद्धि करता है। FH क्या करता है? पुट्टिकाओं में अधिक वृद्धि करता है। और LH क्या? अंडों का अंडोत्सर्जन का कार्य करता है। इससे स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि महिलाओं में स्वच्छता का विशेष, महामारी के समय विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे सैनिटरी पैड या घर पे बनाए हुए कपड़े के पैड, इन्हें 1 या 2 बार बदलना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया अन्य वायरस का खतरा ना हो सके। स्वच्छता का उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये जो चक्र चलता है वो कितने दिनों को चलता है? 4 से 5 दिनों 4 से 5 दिनों तक। और इसमें ये चक्र समाप्त कब हो जाता है? ये शुरू होता है 12 से 13 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाता है, और ये कब तक चलता है? 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक, आयु तक चलता है। क्या चलता है? मानसिक धर्म चक्र कह सकते हैं। ये चलता है, उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ये देखिए ग्राफ के द्वारा समझिए, हार्मोन्स जो निकले FSH, ये देखिए जब प्रारंभिक मानसिक धर्म के सिस्टम आता है तो ये LH कम होता है और ये FS जो होता है वो ज्यादा होता है। फिर ये ग्राफ गिरा, देखिए ग्राफ गिरा, और जब अगला चक्र आने को होगा तो ग्राफ उठ गया, और इसका क्या है? ग्राफ गिर जाता है। अंडाशय की घटनाएं देखिए भाई, ये वर्धन पुटक है, ये परिपक्व होगा अंडाशय, यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा, तभी तो ये यहाँ पर जो एक है, ये 1 लिखा है 28 से, क्योंकि 28 के बाद ही तो अगला चक्र जो आएगा, जो ये उत्सर्जित जो अंडा नया बना है वो ही रिड्यूस यानी निकलेगा कहाँ पर आके? यहाँ पर आके। ठीक है, तो ये गर्भाशय की घटनाएं हैं। जैसे कि ये दिन चलते 27 से 28 दिन चलेगा, और 28 के दिन के बाद फिर दोबारा से स्टार्टिंग जो हुई, वो एक अंडा जो बनेगा वो गर्भाशय के अंदर क्या कर रहा है? एक चक्रीय घटना करता है, जिसे मानसिक चक्र कहते हैं। जब वो निश्चित नहीं होता, अगर निश्चित हो जाएगा तो प्रेगनेंसी ये मानसिक धर्म बंद हो जाएगा। तो जब वो निश्चित नहीं होता तो वो दीवार में चक्र करता है, और वो नष्ट होकर क्या करता है? योनि के द्वारा बाहर आता है और ब्लड के साथ, और वो नष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं क्या? मानसिक धर्म, जो कितने दिनों तक चलता है? 4 से 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, अब अगली क्लास, इससे आगे आप अगली क्लास में पढ़ेंगे।